टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, समीक्ष श्लोक नंबर 6 देखो। समीक्ष दोष औषध देश काल सातवें अग्नि सत्व आदि वयो बलानी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई भी
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही है, तो ऐसे ही हम सुश्रुत संहिताएं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कंप्लीट बताया है 18 बस्तियां देकर। पहली निरूप बस्ती थी तो क्या होगा, दूसरी देखे क्या होगा, शुक्र रस तत्व का पोषण कौन सी बस्ती होगा, रक्त मांस का किससे होगा, तो हम देखेंगे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, प्रत्यागते उष्ण जलासिक्त, वो कह रहे हैं निरूप बस्ती जब बाहर निकल जाए। प्रत्यागत मतलब कि जब बाहर निकल जाए तो क्या करना चाहिए, उष्ण जलावसिक्त, ठीक है, उष्ण जल से, मतलब कि कुछ कुछ गर्म जल से अवसेचन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। खाने को क्या देंगे, शाली अन्न, ठीक है, खाने के लिए शाली अन्न का सेवन करवाएंगे। शाली अन्न दद्यात अनुनाम रसेन, और तो और मांस रस का सेवन करवाना है खाने में। उष्ण जल से स्नान करवाना है, शालियन और मांस रस का सेवन करवाना है खाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक नंबर 27। जीर्णे, अब कह रहे हैं जीर्णे तु सायं लघु च अल्प मात्र भुक्तो अनुवास्य परिभ्रमणार्थम। हमने पेशेंट को सुबह सुबह निरूपस्थी दी, कब दी थी, जीर्ण ने निराहारे, उसका रात का खाया वो खाना पच गया था, पेट उसका बिल्कुल साफ था, जीर्ण ने निराहारे। फिर क्या किया हमने, बस्ती देने के बाद उसको स्नान करा दिया। स्नान करने के बाद हमने क्या किया, उसको उसको मांस रस और शाली चावल का सेवन करवा दिया। फिर क्या कह रहे हैं, जीर्णे तु सायं लघु च अल्प मात्रम, जब शाम तक जो जो भी उसने नू बस्ती देने का उसको भोजन खिलाया था, शाम तक वो भोजन करवाया हमने। ठीक है, जीर्णे तु सायं लघु च अल्प मात्रम भुक्तो अनुवास्य परिभ्रमणार्थम, और फिर क्या करना है, अनुवासन वस्ती देनी है। नूर बस्ती देने के बाद जो भी उसने भोजन करवाया, लघु भोजन करवाया, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम, अनुवासन वस्ती देंगे। भुक्तो अनुवासाय परिभ्रमणार्थम। अनुवासन वस्ती की डोज कितनी होती है, जितनी नूर बस्ती की डोज है उसकी 1/4। ठीक है, निरूह पादंश समासेन, पादंश कहते हैं 1/4, पादंश कहते हैं 1/4 को। ठीक है, जितनी रूह की डोज है उसकी पादंश मात्रा है। अंश कहते हैं परसेंटेज, पाद कहते हैं 25, 1/4। अब इसीलिए चारे सुश्रुत क्या, इसके लिए चारे सुश्रुत क्या कहते हैं, अनुवासन वस्ती की डोज के लिए, सॉरी अनुवासन वस्ती कब देनी है, लिखना आर्द्र पानी नाम, आर्द्र पानी नाम। इसमें चारे सुश्रुत का कंसेप्ट कुछ और है। वो कहते हैं कि पेशेंट को निरूप बस्ती दी, ठीक है, निरूप बस्ती देने के बाद हल्का भोजन करवाना है। आर्द्र पानी नाम का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, हैंड वॉश भी नहीं सूखे अभी हमारे, हाथ धोए, हमारे हाथ भी सूखे नहीं, उतनी जल्दी इमीडिएटली उसको सांस अनुवासन वस्ती दे देनी है, जस्ट आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के जस्ट बाद। ठीक है, आर्द्र पानी नाम, आर्द्र पानी नाम वस्ती देंगे। नेक्स्ट देखो, बाकी रीड कर लेना एक बार जो लिखा है इसमें। नंबर 30, भाग कषाय तु पंच पित्त स्नेहस्य षष्ठ प्रकृति स्थितो जो वात विवृद्धे तु चतुर्थ भागे मात्रा निरूपस्य कफे अष्टभाग। अब वो कह रही हैं कि जब हम निरूपस्थि निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, भागा कषाय तु पंच, तो क्वाथ कितना होना चाहिए, हमारा क्वाथ बस्ती में 5 भाग होना चाहिए। याद रखना कॉमन है, ठीक है, चाहे वात पीड़ित को, चाहे पित्त प्रकृति वाले को, कफ प्रकृति वाले को, किसी दोष की दृष्टि है उसमें बस्ती दे रहे हैं, तो क्वाथ हमारा 5 पार्ट्स होना चाहिए। लेकिन स्नेह की मात्रा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर पेशेंट वात दोष से पीड़ित है तो उसमें डेफिनेटली स्नेह सबसे अधिक होगा, तो स्नेह होगा 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स मतलब
उसमें 4 पार्ट्स स्नेह डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, पित्त दृष्टि में 6 पार्ट 6 भाग और कफ दृष्टि में 8 भाग। ठीक है, 4 भाग सबसे अधिक है। ठीक है, आप करके देख लेना। 1/4 इज इक्वल्स टू मतलब कि 25% आएगा। ठीक है, 6 भाग अगर करेंगे हम तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 भाग करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आता है। इसलिए रूप बस्ती में यदि बात दृष्टि है, स्नेह डालना है तो 4 भाग। ठीक है, चौथा भाग। पित्त दृष्टि में छठा भाग 1/6। कफ दृष्टि में 8 भाग 1/8। ठीक है, पित्त और स्वस्थ में 1/6। उसके बाद देखिए नंबर 31 32। अब निरूप बस्ती के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कितनी एज में कितनी डोज होनी चाहिए। कुछ चीजें लिखो पहले। मान की 2 तोला, सॉरी 2 कोल इज इक्वल्स टू 1 तोला। 2 कोल इज इक्वल्स टू 1 तोला। कोल कहते हैं 6 ग्राम को, तोला कहते हैं 12 ग्राम। 2 तोला इज इक्वल्स टू 1 शुक्ति, 24 ग्राम की 1 शुक्ति। 2 तोला इज इक्वल्स टू 1 शुक्ति। 2 शुक्ति इज इक्वल्स टू 1 पल। 2 शुक्ति इज इक्वल्स टू 1 पल। 1 पल इज इक्वल्स टू 48 ग्राम। ठीक है, 2 शुक्ति इज इक्वल्स टू 1 पल। 2 पल इज इक्वल टू 1 प्रसरित। 1 प्रसरित 96 ग्राम। 2 पल इज इक्वल्स टू 1 प्रसरित। तो प्रसरित से याद आया, मधुतैलिक बस्ती को बोलते हैं पादहीन बस्ती भी कहते हैं। मधुतैलिक बस्ती को पादहीन बस्ती बोलते हैं। क्यों? क्योंकि निरूप बस्ती की जितनी डोज होती है उसका 1 पाद कम कर दिया जाए उतनी डोज मधुतैलिक बस्ती की होती है। मैंने अभी बोला पाद किसको बोलते हैं? 1/4 को। ठीक है, निरूप बस्ती की डोज कितनी थी? 12%, 12%। तो पढ़ के आए अभी। निरूप बस्ती की नॉर्मल डोज 12%। उसमें से 1 पाद कम कर दो, मतलब 1/4 माइनस कर दो। 12 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9। तो मधुतैलिक बस्ती की कितनी डोज है? 9%। तो इसको बोलता जाता है पादहीन बस्ती। मधुतैलिक बस्ती को ही पादहीन बस्ती बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पाद का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1 पाद कम कर देंगे, 25% कम कर देंगे, कितना बन जाएगा? 9। अब यहाँ पे देखो बस्ती की डोज कैसे रहेगी। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में कॉलम बन रखा है उसमें एज लिख रखी है 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है हमारे पास? आधा लिखा है क्या? ठीक है, 2 कॉलम बन रखे एज के। 10 तक एज एक साइड पे है, फिर नेक्स्ट वाले एज के कॉलम में वर्ष में लिख रखा हुआ है 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर नेक्स्ट 70 लिख दिया उन्होंने। इसको बड़ा सिंपल सा मेथड है याद रखने का, कभी नहीं भूलना कि 1 साल से आधा प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे हम। 1 वर्ष की आयु में आधा प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे, फिर आधा आधा प्रतिशत बढ़ाते बढ़ाते 12 वर्ष की आयु तक कितना हो जाएगा हमारा? 6%। ठीक है, आधा आधा प्रतिशत बढ़ाते रहेंगे और 12 वर्ष की आयु तक कितनी डोज हो जाएगी? 6%। फिर 12 साल के बाद हमने क्या करना है? न्यूबस्ती की डोज 1-1% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 1-1% इंक्रीज करेंगे, मतलब 13 वर्ष की आयु में 7%, 14 में 8, 15 में 9, 16 वर्ष की आयु में 10%, 17 में 11% और 18 में 12%। यहाँ पे पोज दे देना हमने। क्यों? नीरू बस्ती की मात्रा कितनी थी? 12%। हम बढ़कर आए, है ना? तो 12% ज्यादा मात्रा नहीं दे सकते। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 12 वर्ष से लेके 70 साल तक, 12 साल से लेके 70 साल तक कितनी डोज रहेगी हमारी? 12%। सॉरी, 18 ईयर से लेके 70 साल तक, 18 से लेके 70 ईयर तक डोज रहेगी 12%। फिर 70 साल और 70 साल के बाद ये न्यू बस्सेनी उसकी डोज होगी 10%। क्या बोला मैंने?
1 साल से लेके 12 साल तक क्या कंसेप्ट रहता है, आधा आधा प्रतिशत बढ़ाते रहेंगे। तो 12 साल में कितनी प्रतिशत डोज होगी 12 वर्ष में 12 सॉरी 12 वर्ष की आयु में डोज होगी 6%। फिर 12 साल के बाद 18 साल तक क्या करना है हमने, 1% बढ़ाते रहेंगे। तो 18 ईयर में डोज बन जाएगी 12%। फिर 12 साल के लेके 70 साल तक डोज कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। और 70 के बाद डोज हो जाएगी 10%। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आता था ऐसा। आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 13 वर्ष की आयु है रोगी की, वो आपके पास आया, ठीक है, तो आपने इसको निरूप बस्ती देने की कल्पना करी, तो उसके लिए निरूप बस्ती की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मेरे कहने के बाद एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, 13 वर्ष में कितनी होगी फिर मात्रा, ठीक है, 12 वर्ष की आयु तक आधी आधी बढ़ा दी तो 6%, 13 में 1 बढ़ा देंगे तो 6 + 1 7%। अब ये 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि 70 वर्ष की आयु में निरूप बस्ती की जितनी मात्रा है, ठीक है, वो मात्रा और कौन से वर्ष में रहती है। मतलब कि 70 साल में 10% मात्रा है, ठीक है, और 10% मात्रा कब रहती है, 10% मात्रा वो रहती है 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, इसको लिख लेना। 70 के बाद डोज रहेगी कितनी, जितनी 16 वर्ष के बाद रहती है, 10%। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने कहा सारा सेम आचार्य सुश्रुत जी का, लेकिन उन्होंने 70+ के बोला, जो 70+ एज की हैं उनके लिए डोज रहती है 8%। जो अबव 70 है निरूप बस्ती की डोज रहती है उनके लिए 8%। आचार्य चरक ने 10% बोला है, आचार्य सुश्रुत ने 8% बोला है। एज पर आचार्य पूछेंगे तो फिर याद रखना। नेक्स्ट देखिए, रोगी का सिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है, निरूप बस्ती देनी है जब भी। अब उत्तर बस्ती के बारे में बता रही हैं, ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं उत्तर बस्ती के बारे में। फर्स्ट देखो यहाँ पे नंबर जो 34 में दे रखा है हमारे को, द्विपंचमूल से, क्या द्विपंचमूल, लघु पंचमूल प्लस वृत्त पंचमूल, ठीक है, तो बस्ती का नाम है द्विपंचमूल आदि बस्ती। बस्ती का नाम है द्विपंचमूल आदि बस्ती। इसमें 2 चीजें याद रखना, एक तो 30 स्नेह युक्त है, इसमें 3 स्नेह डालते हैं। 30 स्नेह कोई भी 3 स्नेह डाल सकते हैं अपनी मर्जी के, घृत तेल वसा, आयदर वसा मज्जा तेल, कोई भी 3, ठीक है। और सर्व अनिल व्याधिहर, सारी की सारी वात वेदी नाशक है, ठीक है। बस्ती का नाम है द्विपंचमूल आदि बस्ती, या फिर इसी को दशमूल आदि बस्ती बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज स्थिर आदिवासी गुण देखिए, स्याद दीपन मास बल प्रद चक्षु बल। ये क्वेश्चन आया था बीएचयू में 2016 में, ठीक है। मास बल प्रद से चक्षु बल कौन सी बस्ती, सिरादि बस्ती। सिरादि कहते हैं लघु पंचमूल को, सिरादि बोला जाता है लघु पंचमूल को। नेक्स्ट वन देखिए, एरंड मूलादि बस्ती। एरंड मूलादि बस्ती मतलब निरू बस्ती, क्या है ये, अनाह अर्श ग्रहणी पर दोष, अनाह अर्श और ग्रहणी नाशक होती है, ये कौन सी, एरंड मूलादि बस्ती। उसके बाद बस्ती में मासरस का प्रयोग करने से क्या लाभ होगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये, बस्ती में मासरस से क्या लाभ होता है, ठीक है। उसमें आंसर सिर्फ सिंगल वर्ड था ऑप्शन में, आंधे नाशक, ठीक है। देखो वो कह रहे हैं बस्ती में यदि मासरस का प्रयोग करते हैं तो क्या करती है, बल मास वर्ण रेतो अग्नि आंध्य शिरो अतिशस्त्र इन सब में श्रेष्ठ है, ठीक है, आंधे नाशक। पलाश आदि बस्ती, अनाह
पार्श्व आम्य योनि दोषान, अनाह रोगनाशक, पार्श्व रोग और योनि दोष का नाश करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यष्टि आदि निरूपस्थि। यष्टि आदि निरूपस्थि वातरक्त नाशक, वातरक्त, वैश्वर्य, विसर्प, इन सब में हितकर लाभकारी रहती है। वातरक्त में वैश्वर्य, कंठे रोग हो या फिर विसर्प में, तीनों वर्ड याद रखना एक साथ। नेक्स्ट देखो यश्य निरूपस्थि दूसरा फिर से बता रहे हैं, पित्त आम्यान हंति सजीवनियम। तो यहाँ पे सजीवनियम का क्या मतलब है, यहाँ पे कंप्लीट मतलब ऐसा है, यदि जीवनीय गण की औषधियों से कल्क से निर्माण की जाए यश्यादि निरूपस्थि, जीवनीय गण की औषधियों के कल्क से निर्माण की गई निरूपस्थि तो क्या करती है, पित्ताम्यान हंति, सारे सारे पित्त विकारों का नाश करने वाली। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है यष्टि निरूपस्थि के गुण तो है वो वातरक्त, वैश्वर्य, विसर्प, हंति। अगर जीवनीय गण की औषधियों से निर्माण की जाए यष्टि निरूपस्थि तो वो क्या है, पित्तजान आम्यान हंति, सारे सारे पित्त विकारों का नाश करने वाली। नेक्स्ट देखिए चंदनादि निरूपस्थि, इसके लिए कह रहे हैं दाह, अतिसार, प्रदर, अस्रपित्त मतलब रक्तपित्त, हरित, पांडुरोगान, विषम ज्वरांच, सगुल्म, मूत्र, ग्रह, कामला आदिन सर्व आम्यान पित्त कृत निहंति, सारे के सारे पित्त विकारों का नाश करने वाली। इंपॉर्टेंट कौन सी चंदनादि निरूपस्थि, सिंगल सिंगल वर्ड है याद रखने वाला, याद रखना इसको। द्राक्षादि निरूपस्थि क्षीणे शते रेसी च अपि नष्टे पित्त अतिसारे, पित्त अतिसार का नाश करने वाली है द्राक्षा निरूपस्थि, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशातकादि निरूपस्थि, कोशातकादि निरूपस्थि क्या करती है, कफ रोगी न हो, सारे जो भी कफ रोग से पीड़ित है उनके लिए लाभकारी, श्रेष्ठ, मंद अग्नि में श्रेष्ठ। च अति अशन विषजे च, वो कह रहे हैं च अति अशन, अधिक खाना खाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने वाली। तीनों इंपॉर्टेंट है, कफज रोग, कफर कोशातक, कफर कफज रोग, मंद अग्नि और अति अशन विषज, इन सब में अतिशन विशेष ज्यादा अधिक खाना खाने से जो भोजन के प्रति रुचि होती है, द्वेष होता है, उन सब का नाश करती है ये। पटोल आदि बस्ती, ठीक है, पटोल, पथ्या, पथ्या कहते हैं पिपली को, सॉरी हरितकी को, पथ्या इधर स्वर्णिम हरितकी, पथ्या कहते हैं हरितकी को। पटोल, पथ्या, देवदारू, सब पिपली के, इसके द्रव्य याद रखना। कोथिते, जलेन, अग्नो, इन्होंने श्लोक पूरा लिखा नहीं, इतना सा लिख दिया है। ठीक है, पटोल आदि बस्ती क्या करती है, कफज रोग और मंदाग्नि और अरुचि का नाश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पटोल आदि बस्ती में सिर्फ 4 ही द्रव्य पड़ते हैं। ठीक है, पटोल पड़ेगा, पथ्या पड़ेगा, देवदारू पड़ता है और पिपली पड़ती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इसके द्रव्य। ठीक है, कफजन्य रोगों का नाशक, मंदाग्नि और अरुचि का नाश करने वाली। नीचे एक और लाइन आती लिखी नहीं इन्होंने। नेक्स्ट देखो पंचमूलादि बस्ती, ठीक है, इन्होंने लिखा है द्विपंचमूले, दिस आल्सो कंटेन्ड दशमूल। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, पहले हम पढ़ गए दशमूल आदि बस्ती, सारे सारे वात विकार नाशक थी वो। ठीक है, फिर से उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कफजान विकारान स पांडु रोग अल्सक आम दोषान, कफ विकार, पांडु, अल्सक, आम दोष, इन सब का नाश करने वाली। मूत्र मारु संग, अगर वायु और मूत्र रुका हुआ हो उसको बाहर निकालती है। बस्ती तथा अटोप अथापि अघोरम, और तो ये बस्ती अटोप का नाश करने वाली। नेक्स्ट देखिए रासना आदि निरूपस्थि, रासना आदि निरूपस्थि 63 नंबर पे, कृमि, कुष्ठ में प्रगन, उदर अजीर्ण, कफ आतुरेभ्य, इन सब रोगों में लाभकारी रासना निरूपस्थि। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व संसर्गकृत आम्यान, कौन सी है, पुनर्नवादी निरूपस्थि। संसर्ग किसको बोला जाता है, संसर्ग बोला जाता है यहाँ पे दो दोषों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, 2 से अधिक दोषों का कॉम्बिनेशन है, कोई भी ऐसी द्विदोष त्रिदोष व्याधि है
ठीक है। सर्व संसर्ग कृत आम्यान, कोई भी ऐसी व्याधि है जो द्विदोष त्रिदोष हो, उन सब में ये बस्ती लाभकारी है। कौन सी? पुनर्नवादी निरुबस्ती। नेक्स्ट देखो 69, स्निग्ध उष्ण एक पवने समांशो दो स्वादुशीत पैसा च पित्ते त्रय समुद्रा कटु उष्ण तीक्ष्ण कफे निरूहा ना परम विद्या। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्निग्ध उष्ण, ठीक है, पवने समंशो, वो कह रहे हैं यदि वास्तविक कारणों में बस्ती प्रयोग करनी है तो स्निग्ध और उष्ण निरुबस्ती का प्रयोग करेंगे, वो भी एक। स्निग्ध द्रव्य से निर्माण की गई, उष्ण द्रव्य से निर्माण की गई एक निरुबस्ती का प्रयोग करेंगे वास्तविक विकारों में। नेक्स्ट देखिए, दो स्वादु शीतो पैसा पित्ते, पित्ते विकारों में मधुर और शीत वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, दूध से निर्माण की गई बस्ती। कफज विकार में तीन बस्तियां देंगे, त्रय समूत्रा कटु उष्ण तीक्ष्ण, मूत्र कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य से निर्माण की गई। वेरी इजी। अब अनुवासन बस्ती के बारे में कह रहे हैं आपको हमारे को, रसेन वाते प्रति भोचनम स्यात् शीरेन पित्तेतु। वो यहाँ पे कह रहे हैं निरुबस्ती थी, ठीक है, निरुबस्ती गुदा से बाहर आ गई, सम्यक निरु के लक्षण आ गए, तो क्या देंगे हम खाने के लिए? ठीक है, खाना खाने के लिए जो भी देंगे उसके बाद अनुवासन वस्तु देंगे, तो वो कैसे देनी है? देखो, रसेन वाते प्रति भोजनम से अगर वात व्याधि से पेशेंट पीड़ित है, वात प्रकृति वाले को अनुवासन वस्तु निरुबस्ती दी है, निरुबस्ती के सम्यक लक्षण आ गए, ठीक है, उसको कुछ खाने को भी देना है हल्का फुल्का, तो क्या खाने को देंगे? वात वाले को, ठीक है, वात विकृति वाले को रसेन मांस रस का सेवन करवाएंगे, पित्त विकृति वाले को शीरेन दूध का सेवन करवाएंगे, कफ विकृति वाले को यूष का सेवन करवाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये सब हमने खिला दिया है ना, फिर अनुवासन वस्तु देनी है। अनुवासन वस्तु कौन सी देंगे? वात व्याधि से पीड़ित उसको बिल्व तेल की अनुवासन वस्तु, पित्त व्याधि वाले को, पित्त विकृति वाले को जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध की गई तेल की, और कफ वाले को फल सातम, फल कहते हैं मदन फल को, मदन फल से सिद्ध किए गए तेल की अनुवासन वस्तु।